दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने संसद में बिल रखा है वक्फ एक्ट को बदलने के लिए, उसमें क्या-क्या बदलाव प्रस्ताव के रूप में, बिल के रूप में संसद में रखे गए हैं। पार्ट 1 में मैंने काफी डिटेल में जितने भी बड़े प्रावधान थे उनकी चर्चा करी। अब कुछ और प्रावधान है जो उस पूरे वीडियो में कवर नहीं हो पाए, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। इसीलिए पहला पार्ट देखना भी जरूरी है। और उससे पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें एक तो था ओरिजिनल वक्फ कानून क्या था, उसको समझना जरूरी है कि कितना लॉजिकल कानून अंग्रेजों ने बनाया था और आजादी के बाद से वो कानून हिंदुस्तान में अडॉप्ट हुआ। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स ने 1995 में जो गड़बड़ करी और उसके बाद और ज्यादा डैमेज किया 2013 में, उसको बदलने के लिए उस या मैं कहूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक जो प्रावधान किए गए थे, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, नेचुरल जस्टिस को भी दरकिनार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी दरकिनार किया गया वोट बैंक पॉलिटिक्स में, उसको सुधारने के लिए जो बिल आया है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और पहले में वीडियो में मैंने यही बताया था, दूसरे में मैंने बताया था कि कौन कौन से प्रावधान हैं जिनको बदलने की जरूरत है। और पार्ट 1 में मैंने जो भारत सरकार का बिल है उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का चर्चा करी, और अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बचे हुए प्रोविजंस की। और साथ में हम चर्चा करेंगे कि ऑपोजिशन के जो आर्ग्यूमेंट है वो क्यों इलॉजिकल है, उसके पीछे सिर्फ अभी भी वो राजनीति है, अभी भी वो देश हित नहीं देख पा रहे, वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि जो प्रोविजंस हैं उसके कंटेंट पे अभी भी उनका फोकस नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेके विरोध के स्वर दिख रहे हैं। तो इसीलिए दोनों बातों की आज हम चर्चा करेंगे, बचे हुए जो प्रावधान है वो, और जो अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो, और इस पे अभी तक जो कोर्ट्स की तरफ से आदेश आए हैं वो क्या है। तो ये सारी चर्चा इस पार्ट में होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों, अभी तक जो हमने प्रावधान किए उसमें एक प्रावधान और था कि जो बोर्ड बनता था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड एंड काउंसिल, जो वक्फ बोर्ड बनता था वो कैसे बनता था। जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम समाज में सिर्फ शिया और सुन्नी ने कब्जा कर रखा था, बाकी जो मुस्लिम समाज के ग्रुप्स हैं, जैसे वोहरा कम्युनिटी है, आगा खां कम्युनिटी है और बाकी हैं, महिलाएं हैं, उन सबको उनके और मुस्लिम्स के अंदर जो SC ST हैं उन सबको दरकिनार किया हुआ था। मतलब कि एक तरह से कार्टेल बना दिया गया था कुछ इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम नेताओं के द्वारा। उसको सुधारने के लिए सरकार ने ये कहा कि अब जो बोर्ड बनेगा, पुराने में ज्यादा बदलाव नहीं किया है, कुछ सुझाव हैं जो जरूरी हैं। एक तो अब इसमें 2 महिलाएं होंगी। आपने महिलाओं को कभी समाज में जगह ही नहीं दी। आप डिसीजन ले रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का, लेकिन आप महिलाओं को कंसल्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्या वो आपके समाज का हिस्सा नहीं है, या आपको लगता है कि कॉम्पिटेंसी है ही नहीं मुस्लिम महिलाओं में, वो किसी लायक नहीं है? क्या आप ऐसा समझते हैं? मुझे लगता है कि भारत सरकार ने सही कदम उठाया कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इससे एक बैलेंस डिस्कशन शुरू होगा। साथ ही उसमें यह कहा गया कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है तो इसमें 2 नॉन मुस्लिम भी होंगे। उसका फायदा यह होगा कि आप सिर्फ हर चीज को धर्म के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप संविधान को भी देखेंगे, देश के कानून को भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक समझदारी की वॉइस की भी जरूरत है। भेड़ चाल से सही डिसीजन नहीं होते हैं। यस सर करने से आप डिसीजन नहीं, आप एजेंडा पास करवा दोगे, लेकिन वो समाज के हित में है, राष्ट्र हित में है या नहीं है, ये आप नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा, जैसे कंपनियों में होता है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि मालिक तो जो चाहेगा उसको लगेगा सब कुछ ठीक है, और उसके अपॉइंट किए हुए जितने डायरेक्टर्स हैं वो बॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उनको दोबारा पोजीशन चाहिए, तो वो तो यस मैन ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत होती है कि आप एक बैलेंस्ड व्यू दें कि आप जो कर रहे हो उसमें इनमें सुधार की जरूरत है। यही जो आपका वक्फ बोर्ड है उसमें भी सुधार के लिए 2 नॉन मुस्लिम को रखा गया है, ताकि वो धर्म से हटके संविधान और कानून की बात करें, वो टोटली बायस ना हो जाए। इससे एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप होगी जो मुस्लिम समाज के हित में भी होगी, उनका क्रिटिसिज्म कम होगा, समाज उनकी बात को रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। इसको भी समझना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि भाई ये सिर्फ शिया सुन्नी का क्लब नहीं हो सकता, जो वक्फ है ये सिर्फ शिया सुन्नी का क्लब नहीं हो सकता,
आपको इसमें 2 महिलाएं, 2 नॉन मुस्लिम, एटलीस्ट 1 member from Shia, 1 member from Sunni, other backward classes, including 1 member from Bohra community and 1 member for आगा खानी कम्युनिटी, इनको भी लेना होगा। आप मुस्लिम समाज को पूरा साथ लेके क्यों नहीं चलना चाहते? सिर्फ शिया सुन्नी ही क्यों डिसाइड करेंगे कि मुस्लिम समाज क्या चाहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुस्लिम समाज में जो अभी फ्रिक्शंस हैं उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साहब आपने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, एग्जीक्यूशन डीड हुई या सिर्फ आपने लिस्ट बना दी और सब काम हो गया? इस बात को कहा गया है सेक्शन 36 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ कैसे होगा? नो वक्फ शैल बी क्रिएटेड विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ वक्फ डीड। बकायदा लिखा पड़ी होगी, क्योंकि उसमें विटनेस भी होते हैं, उसमें जो लीगल हायर है उनका भी रोल होता है। कानून के हिसाब से जो डीड बनेगी वो सभी लोगों के कंसेंट से बनेगी और उसमें विटनेस भी होंगे। अब ये नहीं है कि एक आदमी ने बोला और दूसरे ने लिस्ट में नाम डाल दिया और वक्फ हो गया। अब वो जो अंधेरगर्दी थी वो नहीं चलेगी। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ में जाएगी वो सोच समझ के जाएगी, विद लॉजिक जाएगी, उसमें हर लोगों का समर्थन होगा, तो वो एक अच्छा काम होगा। ये बहुत जरूरी था। इसके साथ ही अब जो भी होगा वो सब ऑनलाइन और डेटाबेस में रहेगा, ताकि मान लीजिए कि पिताजी ने वक्फ कर दी और बच्चों को पता ही नहीं, डीड में उनका भी कंसेंट होगा, या एक भाई ने कर दी दूसरे भाई को पता ही नहीं, तो डीड किसने साइन करी, कौन था विटनेस, किससे पूछा गया? तो जो भारत सरकार के बाकी कानून हैं वो भी लागू होंगे, ताकि किसी के हक को मारा ना जाए। हर व्यक्ति जो अफेक्टेड है उस प्रॉपर्टी से, लैंड से, उसका हक का प्रोटेक्शन हो। उसमें मुस्लिम समाज के अंदर 2 भाइयों के बीच में भी विवाद हो सकता है, बाप बेटे के बीच में भी विवाद हो सकता है, बेटी और फैमिली के बीच में भी हो सकता है, 2 बहनों में हो सकता है, 2 भाइयों में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, विवाद किसी के बीच में भी हो सकता है। प्रॉपर्टी का मामला है, तो जब विवादित प्रॉपर्टी है आप उसको वक्फ कैसे कर रहे हैं? क्या बाकियों का हक नहीं बन रहा है? जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं होगा, डीड साइन नहीं होगी, एग्जीक्यूशन डीड, तब तक आप उसको वक्फ नहीं बना सकते। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। और अगर कहीं पे भी डीड साइन होती है और कलेक्टर को लगता है कि इसमें तो विटनेस प्रॉपर नहीं है, लीगल हायर का नाम नहीं है, कहीं भी उसको शक है कि ये कोई जबरदस्ती या फर्जी डीड तो नहीं है, ये कलेक्टर को अधिकार होगा कि उसकी इंक्वायरी कराए। तो कलेक्टर के जो आदमी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ जाएंगे, कलेक्टर शायद खुद भी जाए और देखे, भाइयों से पूछे कि आपने प्रॉपर्टी वक्फ करी है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने कंसेंट किया है, तब वो बताएंगे हाँ या ना। उसके बाद जब कलेक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। और डिस्प्यूटेड अगर प्रॉपर्टी है तो कलेक्टर की रिपोर्ट, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कलेक्टर की रिपोर्ट, और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज विल नॉट बी पार्ट ऑफ वक्फ। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। अल्टीमेटली ये सारा झगड़ा है पैसे का, आमदनी का। ऑडिट ही नहीं होता था वक्फ में, और ऊपर से ये प्रावधान था कि साहब वक्फ जो बोर्ड है वो खुद अपना ऑडिट करेगा, उसमें सरकार भी दखल नहीं देगी। कभी सुना है आपने? छोटी छोटी कंपनियों में आपको सीए अपॉइंट करना है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही आपका ऑडिटिंग और साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं। इन्होंने कहा जी हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, अंधेरगर्दी पूरी तरह से रहेगी और कोई उसको जांच भी नहीं सकता। ये था अभी का वक्फ कानून। सरकार ने ये कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंट्स ऑफ वक्फ शैल बी ऑडिटेड बाय, अभी तक क्या था कि ऑडिटेड बाय ऑडिटर अपॉइंट बाय द वक्फ बट कुड नॉट बी ऑडिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी आपने बाहर कर दिया, आप संविधान से भी ऊपर हो गए। लेकिन अब कानून ये कहता है कि अब वही ऑडिटर होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के पैनल में होंगे। अपनी मर्जी से आप किसी भाई भतीजे को, किसी अकाउंटेंट को ऑडिटर बना के नहीं रख सकते। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जो लिस्टेड होंगे, जो मान्यता प्राप्त होंगे, वही ऑडिट करेंगे। दूसरी बात, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट के आदेश दे सकती है कंट्रोलर जनरल को, क्योंकि इसमें एसेट्स का मामला है, समाज की संपत्ति है, किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऑडिट किया और उन्होंने जमीनें किसी और को बेच दी।
किसी तो गरीब ने, वक्फ ने धार्मिक रूप में वक्फ को प्रॉपर्टी दी कि आप मेरी प्रॉपर्टी को सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करें, और पता लगा कि वक्फ ने वो प्रॉपर्टी किसी और बिल्डर को बेच दी और वहाँ काम बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई। इसकी रखवाली कौन करेगा? इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? ये ऑडिटर्स का काम। और अगर सरकार को शक है तो कंट्रोलर जनरल से, ऑडिटर जनरल ऑफ कंट्रोलर जो भी है CAG से, उसका ऑडिट किया जा सकता है। और ये रिपोर्ट जो होगी वो पब्लिश होगी इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसको पब्लिक भी किया जाएगा क्योंकि ये पब्लिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि साहब ये इसको विरोध क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली राजनीति है, लेकिन ये बदलाव क्या भारत सरकार ने अपनी मनमर्जी से किए? ऐसा भी नहीं। एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनी थी जस्टिस सच्चर के अंडर में, और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वक्फ एंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल की। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि भाई डिटेल में इस पे हम चर्चा करेंगे और उस आधार पे सुधार होगा। और ये इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2013 में रिपोर्ट आई थी। जैसा हर बार होता है कि सजेशंस नहीं माने गए, अपनी तरफ से सुझाव कर लिए गए, और भारत सरकार ने उसी रिपोर्ट के आधार पे जो सुझाव दिए ऊपर, वो उसी में है, जिसमें वक्फ की डेफिनेशन भी दी गई है। लेकिन फिर भी अपोज किया गया। कारण 3 बातों को लेके कि साहब संविधान के अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सरकार दखल नहीं कर सकती। इस पे एक जजमेंट है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये कोई एजुकेशन नहीं हो रही है यहाँ, कोई ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी या इस्लामिक मदरसा नहीं है। ये कानून है प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स भी है। तो कोर्ट का ऑर्डर ये है कि सबसे पहली बात कि वक्फ जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये रेगुलेटरी बॉडी के रूप में हो सकते हैं, ये ट्रस्ट हो सकते हैं, या आप किसी और रूप में इसको दे सकते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए नॉन माइनॉरिटीज का भी इसमें अगर रोल है तो गैर कानूनी नहीं है। इस बात को समझना होगा। दूसरी बात ये कही गई कि साहब इसमें जो कहा जा रहा है वक्फ काउंसिल में, ये मुस्लिमों के हितों के खिलाफ है। अब मुझको बताइए, जितने प्रावधान मैंने आपको बताया, इसमें मुस्लिम के हितों के खिलाफ क्या थे? इनफैक्ट इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक मिल रहा है। मुस्लिम परिवारों में अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड और एक भाई ने वक्फ बना दी और बाकी भाइयों का हिस्सा मार लिया, तो क्या ये मुस्लिम समाज के हित में था या मुस्लिम लोगों के हित में था? बताइए मुझे। तो ये कहना कि ये मुस्लिम समाज को हर्ट करेगा, मुझे लगता है इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये इनफैक्ट मुस्लिम समाज में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उसको भी रिजॉल्व करेगा। वहां पे भी अब कोई भी एक भाई अपनी तरफ से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं बना सकता जब तक बाकी परिवार के सदस्यों की राय ना हो। तो मुझे लगता है इस समाज में शांति लाएगा, झगड़े कम होंगे, सबका काम अच्छा होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप जो कलेक्टर को इसमें लेके आ रहे हो उसकी क्या जरूरत है? इसका मतलब कि भाई चोर चोर मोसरे भाई, वो रहने दो आप। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का मामला है, प्रॉपर्टीज का मामला है। कलेक्टर है जिसके पास सारे रिकॉर्ड है, और कौन बताएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसके पास है रिकॉर्ड्स? तो ये कहना कि साहब सर्वे कमिश्नर वाज राइट थिंग, ये इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए कलेक्टर के रोल को इंटरफियर किया जा रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये गलत है। दूसरी तरफ ये कहा गया कि साहब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इंटरफियर कर रही है, स्टेट्स अपने अपने हिसाब से कानून बनाएं। ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है, क्योंकि जो भारत सरकार का संविधान है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं, उसमें जो एंट्रीज हैं, एंट्री 10 एंड एंट्री 28, ये कंकरेंट लिस्ट में है। एंट्री 10 क्या बोलती है? ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, एंड 28 बोलती है चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये कंकरेंट लिस्ट है। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर राज्य सरकारें सो रही हैं और कुछ करना नहीं चाहती, जनता के हित में केंद्र सरकार बना सकती है, और केंद्र सरकार ने यही किया है। और संविधान में एक प्रावधान है कि अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो वो प्रावधान तो रहेंगे ही। राज्य सरकार चाहे तो अपनी तरफ से और प्रावधान डाल सकती है राज्य के लिए,
लेकिन केंद्र सरकार के प्रावधानों को हटा नहीं सकती, क्योंकि केंद्र सरकार के कानून राज्य सरकारों के कानून से सुपीरियर होते हैं। वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको अनुमोदन दिया जाता है। तो राज्य सरकारें चाहें तो अपने राज्य के लेवल पे उसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं। जहां पे लिखा है कि भाई कम से कम 2 महिलाएं होंगी, राज्य सरकार कह सकती है कि कम से कम 6 होंगी, ये चलेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि महिलाएं नहीं होंगी, ये राज्य सरकारों को अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसी बात को लेके बार बार ये कहा जा रहा है, एक ही आर्ग्यूमेंट है कि सरकार जो करना चाह रही है वो मुस्लिम समाज में इंटरफियरेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इलॉजिकल जस्टिफिकेशंस है, कोई आधार नहीं है। अब देखना यह है कि इस डिबेट के बाद सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है कि आप इस बिल को पढ़ें, इसमें और सुझाव दें। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ऑपोजिशन को ये कहना कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं चाहिए, नेचुरल जस्टिस क्यों नहीं होना चाहिए। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। और जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है तो इसमें अब सुझाव आएंगे, कोर्ट्स के लोग आएंगे, दुनिया भर के लोगों के सुझाव आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रस्ताव अब सरकार संसद में लाएगी और उसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा। अब उसके खिलाफ आप माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा संवैधानिक जो मर्यादा के हिसाब से भारत सरकार ने जो बिल बनाया है, संसद में पेश किया है, उसके व्याख्या मैंने आपके सामने करी। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे जो 4 वीडियो हैं, इसके अलावा 3 और हैं, उनको भी आप देखिए। तो पूरा जो वक्फ विवाद है आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ताकि जब भी आप कोई टीवी डिबेट सुने या अखबार में आर्टिकल पढ़ें या ड्राइंग रूम में डिस्कस करें, दोस्तों में चर्चा करें, समाज में करें, आपको पता रहेगा कि करेक्ट पोजीशन क्या है। क्योंकि टीवी डिबेट में मिसलीड करने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे आपको, और आपको पक्षपातपूर्ण आर्टिकल भी मिलेंगे। एक एजेंडा चला जाएगा, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आएगा, लेकिन मेरा प्रयास है आप तक फैक्ट्स पहुंचाना। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।